तो हम बात की है भाई पुर्तगीज की एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में से पहले हमने बात की पुर्तगीज की। नाम हम बात करेंगे अबाउट द डच। तो डच में पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द डच एंट्री एंड उनका सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पे था भाई, है ना। तो जो डच थे पहली बार जो डचमैन जो थे वो, है ना, ईस्ट में जब आए थे वो कब आए थे भाई, 1596 में, है ना। हॉटमैन कॉर्नेलिस डी हॉटमैन जो थे वो पहली बार सुमात्रा एंड बंतमन से रीच किए थे। तो ईस्ट में पहली बार सुमात्रा एंड बंतनम गए थे ये। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन 1596 में रीच्ड सुमात्रा एंड बंतम। नेक्स्ट जो डच थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1602 में ना, तो उनको पावर मिला टू वेज वॉर, मेक ट्रीटीज एंड एक्वायर लैंड। गिवन पावर टू वेज वॉर, मेक ट्रीटीज एंड एक्वायर लैंड। जो फर्स्ट फैक्ट्री था इंडिया के अंदर डच का वो कहाँ पे सेटअप किया भाई, मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1605। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। अदर जो डच फैक्ट्रीज थी है ना, वो कहाँ कहाँ पे थी भाई, पुलीकट में 1609 में सेटअप किया, सूरत के अंदर 1616 में सेटअप किया, चिंसूरा में 1653 में सेटअप किया, पटना में भी था भाई, कोचीन में भी फैक्ट्री थे 1663 में सेटअप किया। ट्रेड आइटम्स की बात करें जो चीज़ें ट्रेड करते थे तो ये इंडिगो का ट्रेड करते थे भाई, टेक्सटाइल्स, सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम, राइस। सॉल्ट पीटर तरह से मसाला है। ओके, सो ये सब हमने बात की अबाउट डच एंट्री एंड उनके सेटलमेंट की भाई।
मेन चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है कि पहली बार कौन आया था, कॉर्नलिस डी हॉटमैन, ये रीच किया था सुमात्रा इंडोनेशिया में। एंड पहला जो फैक्ट्री था वो मासुलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच ने सेटअप किया था भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी एंग्लो डच राइवलरी की। एंग्लो जहाँ भी ये वर्ड आ जाए ना, एंग्लो मतलब इंग्लिश और डच के बीच में है ना, एंग्लो इंडियन बोलते हैं तो इंग्लिश ओरिजिन का है, ऐसे एंग्लो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश ना, इंग्लैंड इंग्लैंड अंग्रेजों से रिलेटेड है। तो बात करते हैं अबाउट एंग्लो डच राइवलरी। सो एंग्लो डच राइवलरी के अंदर पहले तो हम बात करते हैं अबाउट एम्बोना मैसेकर की। ये जो एम्बोना मैसेकर था 1623 में हुआ, जिसमें डच ने 10 अंग्रेज़ों को मार दिया और 9 जापानीज़ को मार दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, राइवलरी बढ़ गया भाई। डच किल्ड 10 इंग्लिशमैन, तो 10 इंग्लिशमैन को यहाँ पे किल कर दिया था भाई, एंड 9 जापानीज़ को, जिससे राइवलरी और भी ज़्यादा बढ़ गया। सो वर्सनिंग दी राइवलरी। ओके, नाउ 1667 का जो ट्रीटी था उसकी बात करते हैं। जो 1667 का जो ट्रीटी था, इसमें ब्रिटिश ने लेफ्ट किया इंडोनेशिया को एंड डच ने विड्रू किया फ्रॉम इंडिया। तो एक प्रकार से यही टर्निंग पॉइंट है कि डच यहाँ से चले गए और ब्रिटिश यहाँ पे आ गए यार, है ना। तो ये जो ट्रीटी है वो इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश लेफ्ट इंडोनेशिया, डच withdrew from इंडिया, एंड जो मेन डच फोकस था वो स्पाइस स्टेट पे था यार, क्योंकि आज का ज़्यादा भरोसा नहीं था, ज़्यादा वो दिलचस्पी नहीं थी, दिलचस्पी बट इंग्लैंड वाले को, इंग्लिश को थी, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे इन्होंने इंडोनेशिया को रखा। मेन डच फोकस इज ऑन द स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया की। तो ये जो डच डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया, इसकी बात करें तो सबसे पहले तो जो एंग्लो डच वॉर था 1672 से 1704 तक जो चला था, उसमें इंग्लिश ने रिटेलिएट किया उनको, डच को तेज अटैक कर करके। एंड जो डिफाइनिंग पॉइंट था वो था बैटल ऑफ फुगली यार, जिसमें इंग्लिश ने डच को डिफीट कर दिया। एंड उनका जो इंडिया के अंदर जो एम्बिशन था, जो इनके क्या बोल सकते हैं यार, चाहत थी, खुद को रोक दिया भाई, ठीक है। एंड देन उसके बाद डच ने फोकस शिफ्ट कर दिया इंडोनेशिया पे, इंडिया को छोड़ दिया। तो ये एक तरह से डिक्लाइन हुआ भाई इनका। सो
एंग्लो डच वॉर ऑफ 1672 to 74, इंग्लिश retaliated against बैटल ऑफ हुगली की बात करें जो कि 1759 में हुआ था, इंग्लिश defeated Dutch, crushing their Indian ambition. Then Dutch shifted their focus and prioritized Indonesia over India. ये जो बैटल ऑफ हुगली ये पूछा आता है भाई कि कौन सा ऐसा बैटल था जिसने इंग्लिश को एक तरह से डच के ऊपर रख दिया, तो वो था बैटल ऑफ हुगली जहाँ पे इंग्लिश ने अंग्रेजों डच को डिफीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द डच की। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की अबाउट डच की एंट्री एंड सेटलमेंट, इनकी जो राइवलरी थी इंग्लिश एंड डच के बीच के भी, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ब्रिटिश इंडिया की यार। फिर हम बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो कब बना था भाई? तो क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उन्होंने चार्टर बनाया था। चार्टर जो दिया था 15 साल के लिए, है ना, ट्रेडिंग राइट्स दिए थे 1600 के अंदर। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट चार्टर इन 1600, जिससे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिला इंग्लिश को फॉर 15 ईयर्स, है ना। लेकिन जो राइवलरी था बिटवीन पोर्तुगीज एंड डच, है ना, उसकी वजह से फोकस शिफ्टेड टू इंडिया फॉर टेक्सटाइल एंड कमोडिटीज। राइवलरी विथ Portuguese and Dutch focus shifted to
इंडिया फॉर टेक्सटाइल्स एंड कमोडिटीज। फॉर्मेशन की बात की, इसके बाद हम बात करें अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट्स की यार। जो अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट कैप्टन हॉकिंग। है ना, 1609 में ना कैप्टन हॉकिंग जो थे एक तरह से फेल कर गए भाई टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। फेल टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। एंड इसके बाद कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612 में आए और एक तरह से पुर्तगीज को डिफीट किया, और वहाँ पे पहला फैक्ट्री जो सेटअप किया अंग्रेजों ने वो सूरत पे सेटअप किया यार। कैप्टन, पहली बार जो आने वाला इंसान था वो तो कैप्टन हॉकिंग हॉकिंग था, लेकिन ये सेटअप नहीं कर पाया यार फैक्ट्री, ठीक है। थॉमस बेस्ट आए थे और ये बेस्ट थे भाई सेटअप करने में फैक्ट्री को। तो ये बेस्ट जो था वो आके डिफीट किया इसको, पुर्तगीज को। डिफीटेड दी Portuguese and secured a factory at सूरत इन 1613। इसके बाद सर थॉमस रो आए, एंड सर थॉमस रो जो कि 1615 से 1619 तक रहे थे। इन्होंने एक तरह से सेटअप किया और भी फैक्ट्रीज, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट आगरा की फैक्ट्रीज यार, अहमदाबाद में फैक्ट्री सेटअप किया, बरोच में सेटअप किया। सिक्योर्ड प्रिविलेजेस फॉर सेटिंग अप। मतलब प्रिविलेजेस मतलब समझना इनको ना एक तरह से वो मुगल्स के द्वारा, है ना, कि आप सेटअप कर सकते हो फैक्ट्रीज, इस प्रकार से इनको एक फ़ायदा हुआ यार, ठीक है। फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद, भरूच एंड मद्रास के अंदर 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज, एक मेजर इंग्लिश सेटलमेंट है ना भाई, ये इम्पोर्टेंट है। सेंट जॉर्ज जो है वो कहाँ पे, याद रखना, मद्रास में है यार, इसका लोकेशन याद रखना। पहला फैक्ट्री सूरत पे आया था और यहाँ पे सेंट जॉर्ज जो था वो मद्रास में 1639 में बनाया, और मेजर सेटलमेंट इन साउथ।
फर्स्ट फैक्ट्रीज एट सूरत। पहला इंसान जो आया था वो कैप्टन हॉकिंग था भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपांसन, जो बंगाल पे कैसे एक्सपांड किए इन्होंने उसकी बात करते हैं। सो एक्सपांसन इनटू द बंगाल। तो इससे पहले तो जो हुगली का जो फैक्ट्री था ना भाई, जो कि 1651 में सेटअप किया है ना, वहाँ पे शाह सुजा से एक तरह से राइट्स ले लिए पहले तो, जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर थे। तो उस प्रकार से पहला चीज़ जो एक तरह से इनका बंगाल की तरफ जो रुख मुड़ा वो इससे हुआ भाई। हुगली फैक्ट्री 1651 secured trade rights from Shah Shuja, जो कि बंगाल के गवर्नर थे उस समय। देन जॉब कार्नॉक जो थे वो 1690 में यहाँ पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम्स को। ओके, मतलब कलकत्ता जो है ना, आप समझना, कलकत्ता जो है वो तीन चीज़ों को, तीन शहरों को, तीन जगह को मिला के कलकत्ता कहला गया है ना। सुतनती, गोविंदपुर और कालीकटा को यहाँ पे मिला के ना जॉब कार्नॉक ने इसको कलकत्ता को स्टेबलाइज किया ना। जॉब कार्नॉक ने 1690 में एस्टेब्लिश किया फोर्ट विलियम्स। देखो ये जो है ना सेंट विलियम्स, सेंट जॉर्ज की बात हुई तो सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? मद्रास के अंदर। एमजी रोड से याद रखना, सेंट जॉर्ज इन मद्रास, ठीक है। एमजी से याद रखना, महात्मा गांधी या फिर एमजी रोड से। तो एमजी रोड इज इन मद्रास में क्या है? जॉर्ज। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, याद रखना, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश किया कलकत्ता को इन्होंने सुतानुती और गोविंदपुर एंड कालीकटा, तीनों को मिला के इन्होंने एस्टेब्लिश किया कलकत्ता और वहाँ पे सेटअप किया फोर्ट विलियम, ठीक है। कब? 1700 में। तो सेंट जॉर्ज ज़्यादा पुराना है, फोर्ट विलियम तो बाद में बनाया गया, ठीक है। तो दोनों, फोर्ट विलियम कहाँ पे, ये याद रखना भाई, फोर्ट विलियम इज इन बंगाल, कलकत्ता, ओके। एंड फर्रुखसियार के फरमान्स की बात करें तो 1715 के अंदर फर्रुखसियार ने फरमान दिया तो इसमें फर्रुखसियार का जो फरमान है उसमें कस्टम फ्री ट्रेड उनको अलाउड किया गया यार बंगाल में। एंड 3000 एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा, वो था एक। कस्टम फ्री ट्रेड इन बंगाल
accept 3,000 annual पेमेंट, एंड कंपनी ने इशू किया दस्तक भाई, पासेस इशू किए फॉर गुड्स। एंड तीसरा, ट्रेड एग्जाम्पशन मिला इस फुरुखसियार के फरमान से इन सूरत, गुजरात एंड हैदराबाद। एंड कंपनी के जो कॉइन थे इसको सर्कुलेट किया गया इन मुगल एम्पायर। कंपनी कॉइन्स टू सर्कुलेट इन मुगल एम्पायर। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, बंगाल तक कैसे पहुंचे अंग्रेज, है ना, एक्सपांसन इन बंगाल, है ना। जॉब चार्नक का याद रखना है भाई यहाँ पे। एंड फर्रुखसियार का फरमान भी इम्पोर्टेंट है। फोर्ट विलियम्स कब बना ये इम्पोर्टेंट है, किससे यहाँ पे इन्होंने शाह शुजा से यहाँ पे इन्होंने राइट्स लिए थे भाई, बंगाल गवर्नर हुगली के अंदर, हुगली फैक्ट्री जो सेटअप किया था वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज, जो कि 1708 में हुआ था। दो इंग्लिश कंपनीज थी वो आपस में मर गई, दैट इज द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड, जो कि ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करते थे, एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उससे यहाँ पे क्या हुआ, वो फाउंडेशन, ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन लीड किया यार। तो बात करते हैं अबाउट दी मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज, जो कि 1708 में हुआ। Rivalry, a new company formed in 1698 but failed। सो उसकी वजह से मर्जर हुआ यार 1708 में, जिसमें जो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग करती थी जो ईस्ट इंडीज़ में, वो मर्ज कर गया इसके साथ। इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, दिस ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1708 से लेके 1873 तक था, became foundation of British rule in India।
तो ये हमने बात की अबाउट दी इंग्लिश की यार, है ना। इंग्लिश के यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक्सपांसन कैसे हुआ, है ना। अर्ली इंग्लिश सेटलमेंट कहाँ पे थे, मर्जर कैसे हुआ इंग्लिश कंपनीज का, तो ये हमने बात की। एंड ऑल्सो हमने बात की अबाउट दी डच की, कि इनका अर्ली सेटलमेंट कैसा था, एंग्लो डच राइवलरी की बात की, इनका डिक्लाइन कैसे हुआ डच का, ठीक है। तो इसमें हमने बात की वो डच एंड ब्रिटिश की। इसके बाद हम बात करेंगे वो फ्रेंच एंड कार्नेटिक वॉर्स की।